साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जनवरी मंथ का जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसका जो सेकंड सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके पहले टॉपिक भारत चीन सीमा विवाद अर्थात इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूमि सीमाओं या लैंड बॉर्डर से संबंधित चीन का जो नया कानून है वो 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है और यह कानून ऐसे समय में लागू हुआ है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर गतिरोध का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे के तहत कई स्थानों का नाम परिवर्तित किया है। इसके तहत 15 स्थानों जिसमें आवासीय क्षेत्रों, पहाड़ों, नदियों आदि सहित जो 15 स्थान हैं इनके लिए मानकीकृत नामों का उपयोग किया गया है। साथ ही उनके सटीक निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स और मानचित्र भी निर्धारित किए गए हैं। नए कानूनों के खिलाफ भारत की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं की बात करें तो भारत ने इस नए कानून को चिंता का विषय बताया है। उसके अनुसार यह सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और समग्र सीमा के प्रश्न को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, यह कानून भारत और भूटान के साथ विवादित क्षेत्रों में चीन की हालिया कार्रवाई को औपचारिक रूप दे सकता है। तीसरा, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र या यारलुंग जांगबो नदी में जल प्रवाह को सीमित किए जाने की भी संभावना है क्योंकि यह कानून सीमा पारीय नदियों और झीलों की स्थिरता की रक्षा हेतु उपायों का प्रावधान करता है। साथ ही चीन इस नए कानून के तहत सैन्य और कूटनीतिक दबाव का उपयोग करते हुए भारत के अवसंरचना विकास को रोकने का प्रयास कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग भूमि सीमा कानून के बारे में जो चाइना का है इसको बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, यह सीमा सुरक्षा और सीमा क्षेत्रों के एकीकरण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। यह चीन में सेना से लेकर के स्थानीय अधिकारियों तक विभिन्न एजेंसियों की सीमाओं की रक्षा में जिम्मेदारियों को तय करता है। यह राज्य को सीमा क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं एवं बुनियादी ढांचे में सुधार जैसी गतिविधियों में संलग्न होने का अधिकार देता है। इससे समग्र सीमा की सुरक्षा तथा उसका आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सकेगा। चीन भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा, चीन जो है भारत सहित 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, भूमि सीमा। ठीक है, भारत, मंगोलिया और रूस के बाद जो भारत जो है वो मंगोलिया और रूस के बाद तीसरा देश है जिसके साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा मंगोलिया के साथ, फिर रूस के साथ, फिर भारत। चीन ने भारत और भूटान के साथ अभी तक सीमा समझौतों को अंतिम रूप नहीं दिया है। आगे बढ़ने से पहले जो प्रमुख विवाद रहे हैं उन विवादों को देख लेते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले 1962 का जो भारत चीन युद्ध होता है। इसके बाद 1967 में क्या होता है, भारत ने चीन को 2 पर्वतीय दर्रों नाथुला और चोला दर्रों से पीछे हटा दिया था। फिर 1987 में क्या होता है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रक्तहीन संघर्ष होता है। रक्तहीन मतलब खून खराबा नहीं होता है पर संघर्ष होता है। फिर 2013 में दौलता बेग ओल्डी पर टकराव होता है। ठीक है, 2013 में। फिर आपका 2017 में क्या होता है, भारत द्वारा डोकलाम पठार पर चीनी विकास कार्य को रोका जाना। फिर आपका 2022 में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पश्चिमी सेक्टर, इसमें आपका पेंगोंग झील, गलवान घाटी इत्यादि आते हैं, में सेनाओं का आमना सामना होता है। अब बात करते हैं चीन के साथ जो विवादित सीमा है उस विवादित सीमा के बारे में। तो देखिए, सीमा का स्पष्ट रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। साथ ही पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक नियंत्रण रेखा भी नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी नहीं है। LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वह सीमांकन है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीन नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है जबकि चीन इसे केवल 2000 किलोमीटर के आसपास मानता है। LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। सबसे पहले यदि पश्चिमी भाग की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र जो कि लद्दाख वाला इलाका है, यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है। यह रेखा कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी। भारत ने जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान की। उसने अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र होने का दावा किया है। हालांकि चीन इस रेखा को स्वीकृति प्रदान नहीं करता, इसकी बजाय वह मैकडोनाल्ड
रेखा को स्वीकार करता है जो अक्साई चीन को उसके संरक्षण में दर्शाती है। आगे देखते हैं दूसरा जो है मध्य क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका। इस क्षेत्र में अत्यल्प विवाद है। इस अंचल में बाड़ा होती, इसमें आपका उत्तराखंड का जो बाड़ा होती है उत्तराखंड के जिला चमोली के तहत आती है। तो बाड़ा होती मैदान के कुछ इलाकों को छोड़ करके LAC पर कोई विशेष विवाद यहाँ पर नहीं है। उल्लेखनीय कि भारत और चीन परस्पर आदान प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत हैं। फिर अब तीसरे तरफ चलते हैं, पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। इस क्षेत्र में विवाद मैकमोहन रेखा जो कि अरुणाचल प्रदेश से हो जाती है से संबंधित है। यह रेखा वर्ष 1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित की गई थी। कब? 1914 में। हालांकि इस बैठक में चीनी प्रतिनिधियों ने समझौते हेतु प्रयास प्रारंभ किए थे, परंतु बाद में उन्होंने इसे अस्वीकृत कर दिया। त्वांग मार्ग को भारत ने वर्ष 1951 में अपने राज्य क्षेत्राधीन कर लिया था, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जा रहा था। भारत की तर्कयुक्त और सैद्धांतिक स्थिति यह है कि संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैप में यदि देखें कि जो करंट बाउंड्रीज हैं, तो देखिए यहाँ पे भारत को दिखाया गया है, ये जो भारत अपनी सीमा मानता है, ठीक है। ये परंतु इसमें जो कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें पूरा वर्तमान में भारत के कब्जे में नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे डूरेंट लाइन है। डूरेंट लाइन ये देखिए अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मध्य में भी है, और वहीं पर आप देखेंगे चूँकि ये जो कश्मीर वाला ये इलाका है POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिस पे भारत अपना दावा करता है और वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। तो यदि इसको देखा जाए तो ये डूरेंट लाइन जो है भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य में भी है, और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब वर्तमान में भारत का जहाँ तक अधिकार क्षेत्र है। और यहीं पर आप देखें ये वाला इलाका जो है ये एरिया हेल्ड बाय चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, मतलब चाइना के कब्जे में है और इस पर भारत का दावा है। और यहीं पे आप देखेंगे ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों अपना क्लेम करते हैं। और यहीं पे ये वाला जो इलाका है, इस इलाके को इस इलाके को पाकिस्तान ने कब्जा किया और उसको चाइना को दे दिया है, ठीक है। और भारत इस पर क्लेम करता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे डिस्प्यूटेड एरिया है, परंतु बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है। फिर यहाँ मैकमोहन रेखा है भारत और चाइना के मध्य में, ये अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, इस जो अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश हिस्सा है जिस पर चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले अनसुलझे सीमा विवाद का भारत पर जो संभावित प्रभाव है वो क्या है। तो कई इसको सेक्शन में देख सकते हैं, जैसे कि आर्थिक परिणाम के रूप में। तो भारत जो है चीन पर अत्यधिक आर्थिक निर्भरता, उससे जोखिम और चीनी कंपनियों द्वारा कुछ संवेदनशील भारतीय आर्थिक क्षेत्रों में प्रवेश करने को लेकर चिंतित है। वहीं चीन का पाकिस्तान के साथ मजबूत होता गठबंधन भी एक प्रभाव है। यह विरोधी पड़ोसियों के साथ दो मोर्चों पर संघर्ष की वास्तविकता की ओर ले जा रहा है। और उल्लेखनीय है कि तीनों देश भारत, पाकिस्तान, चाइना परमाणु हथियारों से लैस हैं। वहीं अगला प्रभाव किस क्षेत्र में, गठबंधनों को मजबूत करने के। तो भारत, अमेरिका, यूरोप, जापान तथा रूस सहित सभी प्रमुख शक्तियों के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करेगा। इसके अलावा यह वैश्विक शक्ति समूहों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। वहीं धारणाओं पर प्रभाव की बात करें तो महामारी के कारण चीन को लेकर पहले से ही भारतीय जनता में रोष व्याप्त था, जो अब और बढ़ता जा रहा है। अन्य मुद्दों के साथ साथ सीमा विवादों के कारण भी चीनी उत्पादों, भागीदारों और प्रायोजकों, स्पॉन्सर्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं सीमा विवाद निपटान तंत्र। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उत्पन्न होने वाले विवादों को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच 5 समझौतों की जो श्रृंखला है, उनको 5 समझौते हुए। पहला जो समझौता होता है 1993 में LAC पर शांति अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए समझौता। 1996 में LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर समझौता। 2005 में LAC पर सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल। 2012 भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यकारी तंत्र की स्थापना के साथ समझौता। वहीं 2013 सीमा रक्षा सहयोग समझौता। अब बात करते हैं सीमा विवाद के अनसुलझे रहने हेतु जो उत्तरदायी
कारण हैं उन कारणों को। उसके पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पाकिस्तान के साथ लगने वाली नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से कैसे अलग, देखिए ध्यान रखिएगा, जब भारत चाइना की बात करते हैं तो वहाँ LAC की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जबकि जब पाकिस्तान के साथ के संदर्भ में बात करते हैं तो हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा। तो देखिए ये दोनों अलग कैसे हैं। तो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल का उदय कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 की युद्ध विराम रेखा से हुआ। दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद वर्ष 1972 में LOC के रूप में नामित किया गया था। इसे दोनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMOS द्वारा हस्ताक्षरित एक मानचित्र पर चिन्हित किया गया है। साथ ही इसे कानूनी समझौते की अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रदान की गई है। इसके विपरीत LAC केवल एक अवधारणा है, यह दोनों देशों द्वारा सहमत नहीं है। इसे ना तो किसी मानचित्र पर चित्रित किया गया और ना ही जमीन पर सीमांकित किया गया है। अब बात करते हैं सीमा विवाद के अनसुलझे रहने हेतु उत्तरदायी कारणों की। तो देखिए पहला है संसाधन युक्त या रणनीतिक भाग की। तो लद्दाख भारत के लिए बहुत अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह मीठे जल की आपूर्ति में मदद करता है। चूँकि यह चीनी सिंजियांग प्रांत को पश्चिमी तिब्बत से जोड़ता है, इसलिए लद्दाख चीन के लिए भी बहुत महत्व रखता है। इसके अलावा यह क्षेत्र भूतापीय संसाधनों से भी समृद्ध है। यह मध्य पूर्व के महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों को दक्षिणी एवं मध्य एशिया से जोड़ता है। अगला पॉइंट है चीन के साथ बढ़ता शक्ति असंतुलन। देखिए चीनी सेना बेहतर वित्त पोषित और सुसज्जित है। इसके अतिरिक्त चीन भारतीय प्रभाव का मुकाबला करते हुए इस क्षेत्र में भारी निवेश कर रहा है। देखिए उल्लेखनीय कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से 5 गुना बड़ी है। वहीं अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, भारत के भू राजनीतिक हितों से संभावित खतरे की। तो देखिए भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सहयोगियों के साथ घनिष्ठ संबंधों को चीन में नकारात्मक रूप से देखा जाता है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी अवस्थिति के कारण एक उभरती अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभरा है जो चीन को स्वीकार्य नहीं है। अगला पॉइंट है एक दूसरे की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को समझने में असमर्थता का होना। भारत स्वयं को दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आधिपत्य के रूप में देखता है और चीन निश्चित रूप से भारत की स्थिति को चुनौती दे रहा है। चीन विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC अपने निवेश और भारत के पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देते हुए ऐसा कर रहा है। देखिए आगे की राह क्या कही जा सकती है इसमें। तो देखिए आगे मतलब क्या किया जा सकता है। तो विश्वास स्थापित करने के लिए खुले संवाद के माध्यम से एक दूसरे की क्षेत्रीय पहलुओं की बेहतर समझ महत्वपूर्ण है। भारत के लिए भारत प्रशांत विजन उतनी ही विकासात्मक आवश्यकता है जितनी कि चीन के लिए बेल्ट एंड रोड पहल। इसके अतिरिक्त दोनों देशों को अपनी सेनाओं की तैनाती में कमी करनी चाहिए। इससे दोनों देशों के मध्य विश्वास में बढ़ोतरी होगी। ऐसा राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देते हुए खतरे की धारणा को कम करके किया जा सकता है। तीसरा, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आकार को देखते हुए संतुलित व्यापारिक और आर्थिक संबंध भविष्य के संबंधों के लिए ठोस नींव का निर्माण कर सकते हैं। चौथा, चीन द्वारा भारत की बहुपक्षीय आकांक्षाओं की स्वीकृति से कई वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग स्थापित हो सकता है। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लेकर के नई प्रौद्योगिकियों में मानक स्थापित करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। प्रमुख साझेदारियों पर वैध हितों का समायोजन, चीन का पाकिस्तान के साथ और भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं भारत और चीन के लिए जो 8 प्रमुख सिद्धांत हैं और 3 पारस्परिकताएं अर्थात म्यूचुअल्स हैं उनकी। तो देखिए 8 सिद्धांतों का विवरण देखें तो पहला है सीमा प्रबंधन से जुड़े समझौतों का सख्ती से पालन करना। दूसरा, लाइन ऑफ एक्चुअल का जो है पूरा सम्मान करना। तीसरा, समग्र संबंधों के आधार पर सीमा पर शांति और स्थिरता को बनाए रखना। चौथा, बहुपक्षीय विश्व के लिए बहुध्रुवीय विश्व के लिए बहुध्रुवीय एशिया का होना एक आवश्यक घटक है। वहीं इसके अतिरिक्त एक दूसरे के हितों को लेकर संवेदनशीलता दिखाना। उभरती हुई शक्तियां होने के नाते प्रत्येक की अपनी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य हैं, अतः उनकी अनदेखी न करना। मतभेदों का प्रभावी प्रबंधन करना। प्राचीन सभ्यता से जुड़े होने के नाते भारत और चीन को सदैव दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वहीं 3 पारस्परिकताएं अर्थात म्यूचुअल्स क्या हैं। तो पहला है पारस्परिक सम्मान, दूसरा है पारस्परिक संवेदनशीलता, तीसरा पारस्परिक हित। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं
पड़ोसी देशों के साथ भारत के जो सीमा विवाद हैं उन सीमा विवादों को। तो देखिए, भारत और उसके कई पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय या सीमावर्ती वाद विवाद हैं। पिछले 70 वर्षों में भारत ने केवल बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझाने में सफलता पाई है। म्यांमार व भूटान सहित चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ स्पष्ट एवं चिन्हित एवं सीमांकित सीमा नहीं होने के कारण कई अवसरों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हैं। चीन के साथ तो देखिए, ये है आपका अक्साई चीन वाला इलाका, 35,241 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित और चीन द्वारा अवैध तरीके से नियंत्रित। यह क्षेत्र चीन के झिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र में आता है। भारत इसे अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत मानता है। वहीं आप इस वाले इलाके को देखिए, इसके बारे में यहाँ नीचे दिया गया है। यहाँ पे कौरिक शिपकिला है और वहीं अगला है ये वाला, एक सेकंड, ये इसको आप देखेंगे, हाँ, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट है। ये 5,800 वर्ग किलोमीटर अर्थात 2,239 वर्ग मील का यह क्षेत्र अभी चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। पाकिस्तान ने इस पर अपना दावा वर्ष 1963 में छोड़ दिया था। भारत इसे जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश का भाग मानता है। वहीं अगला देखते हैं इस वाले इलाके को। तो ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर कौरिक शिपकिला है, जबकि ये वाला जो इलाका है ये आपका यहाँ पर देखेंगे देपसांग मैदान है। भारत के साथ वर्ष 1962 के युद्ध में यहाँ के अधिकांश मैदानी क्षेत्र पर चीन की सेना का नियंत्रण हो गया था। हालांकि इसके पश्चिमी मैदानी हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। इसके अतिरिक्त ये विवादित क्षेत्र है। इस विवादित क्षेत्र की बात करें तो ये बाराहोती भारत द्वारा नियंत्रित है और यहीं पर आप देखेंगे ये इलाका डेमचोक और चुमार, तो ये जो है ये दोनों लद्दाख जिले में स्थित हैं और भारत द्वारा नियंत्रित हैं। और यहीं पे आइए, यहाँ पे उत्तराखंड उत्तर काशी जिले में स्थित नेलांग, पुलम, सुमदा, शांग, जागहांग और लखपाल इलाके। देखिए, अब बात करते हैं नेपाल के साथ सीमा विवाद की। तो यहाँ पे देखिए दो इलाके हैं। एक यहाँ सुस्ता 149 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र पर नेपाल का नियंत्रण है, जिसमें भारत अपना दावा करता है। काला पानी की बात करें तो 400 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र जो है भारत के नियंत्रण में, इस पर नेपाल अपना दावा करता है। भूटान का सीमा विवाद को देखें यहाँ पर, तो देखिए वर्ष 1973 से वर्ष 1984 के बीच भूटान और भारत के मध्य विस्तृत चर्चा के माध्यम से शारभांग और गेलगफक के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। वहीं यहाँ भी चाइना वाला इलाका है। चाइना के साथ विवाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, जो कि भारत का अभिन्न अंग है। म्यांमार के साथ देखें तो ये कबाब वैली जो है ये भारत और म्यांमार के मध्य ये विवादित क्षेत्र है। वहीं अब पाकिस्तान वाले इलाके में चलते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद है। तो यहाँ पे देखिए ये सियाचिन ग्लेशियर 70 किलोमीटर या 43 मील लंबा और भारत द्वारा नियंत्रित है, जिस पर पाकिस्तान के द्वारा अपना दावा किया जाता है। वहीं पे आप देखेंगे गिलगित और बल्टिस्तान, और इसके नीचे यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, यह पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का केंद्र है। वहीं आप आएंगे नीचे, ये आपका यहाँ 2 पॉइंट हैं, इसमें जो पहला वाला पॉइंट है ये लेकर के आइए। तो यहाँ पर है यह आपका शाल्ड्रो रिज। भारत इसे जम्मू और कश्मीर का भाग मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे गिलगित और बल्टिस्तान का भाग मानता है। यहीं पर एक विवादित क्षेत्र है, यहाँ पर सर क्रीक को लेकर के। यह 96 किलोमीटर या 60 मील लंबी संकीर्ण जलमग्न पट्टी है। पाकिस्तान इसके मुहावने के पूर्वी छोर को
सीमा मानता है, जबकि भारत एक मध्यवर्ती रेखा को सीमा रेखा मानता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ने भारत और चाइना के मध्य जो सीमा विवाद है उसके संदर्भ में विस्तार से यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को यहाँ पर देख रहे हैं और इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन के दूसरे टॉपिक भारत श्रीलंका चीन ट्रायंगल की भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया श्रीलंका चाइना ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सुर्खियों में यह क्यों रहा है? सुर्खियों में इसलिए रहा है कि श्रीलंका में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों में चिंता का कारण बन रही है। श्रीलंका में चीन का प्रभुत्व कैसे बढ़ा है? तो पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस द्वीपीय राष्ट्र में नाटकीय रूप से अपने प्रभुत्व में वृद्धि की है। चीन श्रीलंका को आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। कैसे कर रहा है इसको भी यहाँ देख लेते हैं। आर्थिक रूप में देखिए, चीन विकास परियोजनाओं के मामले में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक तथा चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट, मटाला एयरपोर्ट, कोलंबो पोर्ट, सिटी प्रोजेक्ट इत्यादि के लिए। श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा आयातक एवं निर्यातक चाइना है। वहीं थल एवं नौसेना उपस्थिति की बात करें तो चीन जो है श्रीलंका को बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बेचता है। चीन द्वारा हिंद महासागर में अनुसंधान पोतों, जासूसी जहाज़ों की तैनाती की गई है। साथ ही हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की तर्ज पर एक नए मंच के गठन का प्रस्ताव किया जा रहा है चाइना के द्वारा। तकनीकी सहायता के माध्यम से चीन ने स्वास्थ्य एवं आवास क्षेत्र में साझेदारी के लिए 800 मिलियन गुआन की सहायता दी है श्रीलंका को। अब बात करते हैं चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं समुद्री सुरक्षा के समक्ष खतरे के रूप में। तो पूर्वी हिंद महासागर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA की स्थायी उपस्थिति निश्चित रूप से भारतीय नौसेना के तैनाती विकल्पों को बाधित करेगी। साथ ही यह भारत को हिंद महासागर से प्राप्त होने वाले भौगोलिक लाभों को भी प्रभावित करेगी। वहीं उदाहरण के लिए हाल ही में श्रीलंका ने एक चीनी फर्म शिनोशार एटेक विनी के साथ एक संयुक्त उद्यम को मंजूरी दी है। यह परियोजना पाक खाड़ी में स्थित द्वीपों में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी। ये द्वीप तमिलनाडु तट से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीन की यह परियोजना चीनी खुफिया जानकारी का केंद्र बन सकती है। साथ ही इसका भारतीय संचार व जहाज़ों की गतिविधियों को ट्रैक करने और तकनीकी युद्ध क्षमता बढ़ाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, भारत की बजाय चीन का पक्ष लेना श्रीलंका के द्वारा। ये घरेलू आर्थिक विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, लागत प्रभावशीलता और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता आदि को सक्षम करने में चीन को एक अधिक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह इस द्वीपीय राष्ट्र में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए अग्रणी कारक है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष भारत सरकार ने कोलंबो द्वारा मांगे गए ऋण स्थगन को मंजूरी देने में 5 माह का समय लिया था, जबकि इसके विपरीत बीजिंग ने कुछ ही समय में अपने विकास बैंक से अतिरिक्त $500 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी थी। व्यापार पर प्रभाव की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका सरकार ने विदेशी मुद्रा बहिर्गमन को नियंत्रित करने के लिए आयात प्रतिबंध नीति लागू की। इस नीति ने चीन को उतना प्रभावित नहीं किया जितना भारत को। वर्ष 2020 में चीनी आयात में 8% की कमी आई थी, जबकि इसके विपरीत भारत से आयात लगभग 19% तक कम हुआ था। उदाहरण के लिए श्रीलंका वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल जैसे कि धागे और वस्त्र को भारत या पाकिस्तान की बजाय चीन से आयात करता है। इस आयात का प्रमुख कारण चीनी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कच्चे माल का कम कीमत पर उपलब्ध करवाना है। पहले भारत या पाकिस्तान श्रीलंका के लिए वस्त्र सामग्री के प्रमुख निर्यातक हुआ करते थे। अब बात करते हैं कि क्या भारत चीन संबंधों में सब कुछ सही है। देखिए, चीन ने श्रीलंका को ऋण जाल में फंसने के लिए मजबूर कर दिया है। एक सेकंड, इसे चुकाने के लिए श्रीलंका को ऋण इक्विटी स्वैप के माध्यम से अपनी रणनीतिक परिसंपत्तियों को बेचना पड़ा। इससे श्रीलंका में उन क्षेत्रों का निर्माण हुआ जहां इसकी संप्रभुता की उपेक्षा की जा रही है, जहां इसकी अपनी संप्रभुता की उपेक्षा हो रही श्रीलंका की। श्रीलंका पर चीन का $5 अरब से अधिक का ऋण बकाया है। पिछले वर्ष श्रीलंका ने बीजिंग से $1 अरब का अतिरिक्त ऋण लिया ताकि उसके गंभीर वित्तीय संकट को दूर किया जा सके। इस ऋण का भुगतान किस्तों में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका संबंधों की। तो किन क्षेत्रों में? तो भारत श्रीलंका संबंध सहयोग के जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले बात करें राजनीति की।
राजनीतिक क्षेत्र, वर्ष 2020 के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त बयान मित्रत्व मग्गा जारी किया गया जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो श्रीलंका सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक बना हुआ है। वहीं संस्कृत के क्षेत्र में अशोक द्वारा विस्तारित बौद्ध धर्म दोनों राष्ट्रों को जोड़ने वाले मजबूत स्तंभों में से एक है। भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ITEC, भारत में पर्यटन अध्ययन आदि ने भी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास परियोजनाओं की बात करें तो श्रीलंका जो है भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। उदाहरण के श्रीलंका में भारत आवास परियोजना का निर्माण हो रहा है। सैन्य अभ्यास तो भारत श्रीलंका के बीच मित्रा, शक्ति, इंडिया श्रीलंका आदि सैन्य अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। हालिया घटनाक्रमों की बात करें तो भारत ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है और भारत द्वारा श्रीलंका में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश किया जा रहा है। साथ ही श्रीलंका को ईंधन और भोजन के लिए क्रेडिट लाइन प्रदान किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को 3 वर्षों के लिए बढ़ाया है। इसके अंतर्गत नए क्षेत्रों जैसे अपशिष्ट जल प्रौद्योगिकियों, बायोटेक, सतत कृषि, बिग डेटा आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत ने श्रीलंका को $400 मिलियन की क्रेडिट स्वैप सुविधा प्रदान की है। साथ ही भारत ने $515.2 मिलियन के एशियाई क्लियरिंग हाउस सेटलमेंट को स्थगित कर दिया है। श्रीलंका सरकार ने भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में क्या चीज़ें हैं तो उन रोड मैप को देखें तो पहला धार्मिक संपर्क को बढ़ावा देना, दूसरा व्यापार एवं निवेश, तीसरा संपर्कों का निर्माण करना, चौथा मछुआरों के जुड़े मुद्दों का समाधान करना, पांचवा श्रीलंका के सीता मंदिर अर्थात सीता एलिया के पवित्र पाषाण को अयोध्या में राम मंदिर के लिए सौंपने का प्रस्ताव, अगला है बौद्ध धर्म से संबंधित आदान प्रदान। तो ये रोड मैप है। अब बात करते हैं भारत श्रीलंका संबंधों में सुधार करने के लिए आगे की राह की। तो देखिए, भारत और श्रीलंका घनिष्ठ मित्र और समुद्री पड़ोसी देश हैं। इस कारण इनके मध्य घनिष्ठ आर्थिक संबंधों से इन्हें परस्पर लाभ होगा। नए क्षेत्र जैसे कि नए क्षेत्रों की खोज, तो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन में भारत चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूत भागीदार है। वहीं भारत द्वारा अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत श्रीलंका में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की उपस्थिति का विस्तार करके वहां रोजगार के अवसर सृजित कर सकता है। इससे इस द्वीपीय राष्ट्र की सेवा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अनुभव साझा करना, तो देखिए, श्रीलंका ने एक संविधान का मसौदा तैयार करने का कठिन परियोजना शुरू की है। भारत इस परियोजना में अल्पसंख्यक अधिकारों और विविध आबादी के प्रबंधन में अपना अनुभव साझा कर सकता है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, दोनों देश बौद्ध धर्म, ज्ञान और पर्यटन गलियारा बनाने पर विचार कर सकते हैं। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग की बात करें तो हिंद महासागर में समुद्र तटवर्ती देशों के रूप में भारत और श्रीलंका समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सुरक्षित करने में अपने हित साझा करते हैं। तो ये यहाँ पर हमने भारत श्रीलंका चीन ट्रायंगल की भू राजनीति के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था का जो जनवरी 2022 का मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसको देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग इसका जो सेकंड सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका जो तीसरा टॉपिक है भारत इजराइल, इसके संबंध में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यह सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि भारत एक मुक्त व्यापार समझौते अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को संपन्न करने के लिए इजराइल के साथ वार्ता कर रहा है। दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी वार्ता कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग इजराइल को मैप में देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये इजराइल को दिखाया गया है। इजराइल की सीमा किससे किससे साझा होती है उसको भी पहले समझ लेते हैं। तो इधर आप देखेंगे इजिप्ट अर्थात मिस्र से भी सीमा साझा होती है, जॉर्डन, इधर आपका सीरिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो लेबनान है। इन देशों से इसकी सीमा साझा होती है और इधर गाजा पट्टी है, ठीक है, गाजा स्ट्रिप, यहीं पे आपका फिलिस्तीन वाला हिस्सा है और इसकी एक सीमा जो है मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर से जुड़ती है और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा इसका हिस्सा जो है यहाँ पे नीचे ये रेड सी से भी जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को भी यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका ये जेरूशलम है और यहाँ पे ये डेड सी है। आपका डेड सी इजराइल और जॉर्डन के मध्य में
स्थित है या इसकी सीमा पर स्थित है। वहीं पर यदि पूछा जाए सी ऑफ गलीली, ये जो है आपका इजराइल और सीरिया की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर आप देखेंगे वेस्ट बैंक, ये वेस्ट बैंक जिस पे वर्तमान में किसका कब्जा है, वर्तमान में इजराइल का कब्जा है, और इधर आपकी गाजा पट्टी है। ठीक है, तो गाजा पट्टी इजराइल के पश्चिम में है और जो आपका वेस्ट बैंक है वो आपका पूर्वी हिस्से में है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं भारत इजराइल द्विपक्षीय संबंधों या संबंध सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक संबंध की बात करते हैं। तो दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध वर्ष 1992 में स्थापित किए गए थे। इन्हें वर्ष 2017 में रणनीतिक स्तर पर उन्नत किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा उच्च स्तरीय आदान प्रदान और मंत्री स्तरीय यात्राओं में वृद्धि ने विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। हाल ही में भारत एवं इजराइल ने अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड का गठन किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड में कौन कौन है, तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका गठन चारों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध की बात करते हैं। ये तो हमने राजनीतिक संबंध को देखा। तो देखिए, द्विपक्षीय पण्य व्यापार जो है उसके बारे में वर्ष 2018-19 में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसमें रक्षा क्षेत्र को छोड़ दिया गया है, उसका हिस्सा नहीं जोड़ा गया है। तो 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ व्यापार संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में होने का मतलब है कि भारत इजराइल को निर्यात ज़्यादा करता, मतलब सामान ज़्यादा बेचता, उसे खरीदता कम है। वर्ष 1992 के बाद से इसमें 30 गुना की वृद्धि हुई है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा तथा विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 40% व्यापार जो है वो हीरो का होता है। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार किया जा रहा है, जैसे फार्मास्यूटिकल, कृषि, आईटी और दूरसंचार, मातृभूमि सुरक्षा इत्यादि। भारत को बागवानी, मशीनीकरण, संरक्षित खेती, फलोद्यान एवं वित्तांत प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन में इजरायली विशेषज्ञता व प्रौद्योगिकियों से लाभ हुआ है। भारत के हरियाणा और महाराष्ट्र राज्य इससे विशेष रूप से अधिक लाभान्वित हुए हैं। सुरक्षा और रक्षा की बात करें तो भारत जो है बराक मिसाइल जैसे प्रमुख रक्षा उत्पादों के संयुक्त उत्पादन और विकास के साथ साथ इजराइल से महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करता है। दोनों देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है और दोनों देशों ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, मातृभूमि सुरक्षा में सहयोग और वर्गीकृत सामग्री के संरक्षण पर समझौते किए हैं। संस्कृति और शिक्षा के संबंध में बात करें तो देखिए, भारत को इजराइल में मजबूत सांस्कृतिक परंपराओं वाले एक प्राचीन राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। यह एक आकर्षक व वैकल्पिक पर्यटन स्थल भी है। दूसरा पॉइंट, इसमें संयुक्त शैक्षणिक अनुसंधान का नया वित्त पोषण कार्यक्रम शुरू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इजराइल साइंस फाउंडेशन इसमें नोडल संगठन है। तीसरा पॉइंट, दोनों देश लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्यों को साझा करते हैं, साथ ही अपने कुछ मार्गदर्शक सभ्यतागत दर्शनों को भी साझा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में वसुधैव कुटुंबकम या विश्व एक परिवार है, उसी प्रकार से इजराइल में टिकुन ओलम या विश्व को स्वस्थ रखना। आगे बात करते हैं भारतीय समुदाय की। तो इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी हैं, इनमें से अधिकांश महाराष्ट्र से हैं। वहीं दूसरी ओर यहूदी प्रवासी सैकड़ों वर्षों से भारत में शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया तथा भारत के साहित्य और कला को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम बात करते हैं सहयोग के अन्य उभरते हुए जो क्षेत्र हैं भारत और इजराइल के, उसमें साइबर सुरक्षा है, तेल एवं गैस सहयोग, विज्ञान एवं तकनीकी है, अंतरिक्ष है, फिल्मों का सह निर्माण, ये इसके उभरते हुए क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं जो चिंता के मुद्दे हैं या चिंतनीय मुद्दे हैं, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कट्टरवाद और आतंकवाद की। तो देखिए, भारत को सीमा पार पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से इजराइल भी फिलिस्तीन और लेबनान जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा हुआ है। दूसरा, व्यापार और निवेश क्षमता का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार मुख्य रूप से हीरे और रक्षा क्षेत्र तक ही सीमित है। मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित वार्ता 1 दशक से भी अधिक समय से रुकी है। दोनों देशों के बीच मतभेदों के कारण वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि BIT बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को भी समाप्त कर दिया गया है। इससे निवेश का परिवेश खराब हुआ है। अगला है पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में उभरती दरारें। तो देखिए, ईरान के उदय को रोकने के उद्देश्य इजराइल और सऊदी अरब एक साथ आए हैं। इस कारण से
इस कारण भारत के लिए पश्चिमी एशियाई क्षेत्र के तीनों मुख्य देशों ईरान, इजरायल, सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को संतुलित करना कठिन कार्य होगा। वहीं इजरायल द्वारा फिलिस्तीन के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन, यह भी एक चिंतनीय मुद्दा है, क्योंकि भारत मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में मुखर रहा है। हालांकि भारत को इस मुद्दे से निपटने में रणनीतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र संकल्प के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC द्वारा एक स्थायी आयोग गठित करने का उपबंध किया गया है। यह आयोग जो है वो गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने इस संकल्प का समर्थन नहीं किया है। संपर्क की बात करें तो दोनों देशों के बीच संपर्क अभी भी खराब है। इसके कारण लोगों के बीच संबंध सीमित हो गए हैं। चीन के साथ इजरायल के घनिष्ठ संबंधों की बात करें तो चीन इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है विश्व स्तर पर। इसके अलावा इजरायल चीन के लिए दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है। ठीक है, हाल ही में इजरायल चीन की वन बेल्ट रोड पहल में भाग लेने के लिए सहमत हुआ है। वहीं आगे बात करते हैं आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों देशों को सॉफ्ट पावर कूटनीति का उपयोग करने की सख्त आवश्यकता है। इसके द्वारा लोगों के बीच संपर्क मजबूत बनाने और सुदृढ़ अंतर्देशीय पर्यटन के माध्यम से आर्थिक लाभ में वृद्धि की जा सकती है। वहीं दूसरा है शिक्षा के माध्यम से। भारत के उच्चतर शिक्षा के विश्व स्तरीय संस्थान इजरायल में विकसित हो रहे अनुसंधान और नवाचार की मजबूत संस्कृति से लाभान्वित हो सकते हैं। इजरायल 300 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की मेजबानी करता है। यहाँ प्रति व्यक्ति पेटेंट की संख्या सर्वाधिक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इजरायल की जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों से सीखना। इजरायल की ये प्रौद्योगिकियां जल खपत को कम करने और अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत को जलवायु परिवर्तन एवं इसके विघटनकारी प्रभाव तथा ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल संबंधी रणनीतिक मुद्दों में इनका लाभ मिल सकता है। साथ ही ये प्रौद्योगिकियां भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के प्रबंधन में भी सहायक हो सकती हैं। आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर विनिर्माण की। तो इजरायल उन चुनिंदा देशों में से एक है जो सेमीकंडक्टर के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत की मदद कर सकता है। वहीं सामुदायिक प्रथाओं पर पारस्परिक शिक्षण की बात करें तो उदाहरण के लिए भारत को बुद्ध और मोशव की प्रेरणादायक भूमिका से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इजरायल में कृषि सहकारी समितियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार इजरायल भी भारत के कई स्वयं सहायता महिला समूहों के विकास अध्ययन से लाभान्वित हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं भारत के हाइफनेटेड नीति के बारे में। इजरायल और फिलिस्तीन, इंडियाज डी हाइफनेटेड पॉलिसी, इजरायल एंड फिलिस्टाइन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डी हाइफनेशन का आशय क्या होता है पूछा जा सकता है। दो देशों के बीच प्रतिकूल संबंध होने के बावजूद उन दोनों देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने से संबंधित है डी हाइफनेशन नीति। चूंकि इजरायल और फिलिस्तीन एक दूसरे के दुश्मन है, फिर भी भारत के जो है दोनों के साथ अपने स्वतंत्र संबंध हैं। इजरायल और फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति परंपरागत रूप से एक हाइफनेटेड विदेश नीति रही है। हालांकि इजरायल के साथ संबंधों को अलग कर देखना और फिलिस्तीन प्राधिकरण के साथ भी संबंध बनाए रखना अनिवार्य रूप से भारत को उसके सर्वोत्तम हित में एक व्यवहारिक नीति का पालन करने से रोकता है। भारत हाल के वर्षों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच एक डी हाइफनेशन नीति का पालन कर रहा है। इसका अर्थ है कि भारत के इजरायल के साथ संबंध अपने गुणों के आधार पर स्वतंत्र और फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से अलग होंगे। डी हाइफनेशन एक संतुलनकारी कार्य है। इसमें भारत स्थित की मांग के अनुसार एक ओर से दूसरी ओर जा रहा है। अन्य संबंधित सुर्खियों की यदि बात करें इसमें भारत इजरायल के संबंध में, तो भारत इजरायल औद्योगिक अनुसंधान में विकास और तकनीकी नवाचार कोष के बारे में इंडिया इजरायल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड, जिसे शॉर्ट में I4F कहते हैं। तो देखिए, भारत और इजरायल के विशेषज्ञों ने I4F के तहत $5.5 मिलियन की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। I4F भारत और इजरायल के बीच एक सहयोग है। यह सहयोग भारत और इजरायल की कंपनियों के बीच संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने, सुविधाजनक बनाने और समर्थन देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सहमत फोकस क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का समाधान करना है। इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाली अभिनव प्रौद्योगिकियों का एक समान विकास और व्यवसायीकरण होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने भारत इजरायल के संबंध में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था के जनवरी 2022
के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन का जो चौथा टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रस्तावित सतत वित्त पोषण मॉडल अर्थात सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल का विरोध कर रहा है। WHO का जो वर्तमान वित्त पोषण मॉडल है उसकी यदि बात करें तो WHO के बजट में साधारणतः दो प्रकार के वित्त पोषण शामिल हैं। पहला है आकलित योगदान एसेस्ड कंट्रीब्यूशन और दूसरा है स्वैच्छिक योगदान वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। मतलब ये एक तरीके से अनिवार्य है और ये आपका स्वैच्छिक है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए WHO के कार्यों को पहले पूरी तरह से सदस्य राज्यों के आकलित योगदानों द्वारा वित्त पोषित किया जाता था। वर्ष 1990 तक स्वैच्छिक योगदान का जो हिस्सा है वो बढ़ करके कुल फंड का 54% हो गया था। वर्तमान में इसका कुल हिस्सा WHO की कुल आय का 80% से अधिक है जो स्वैच्छिक योगदान होता है वो। पिछले कुछ वर्षों में WHO का बजट व्यापक स्तर पर बढ़ा गया है। यह वर्ष 1990-91 के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वर्ष 2020-21 के 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें आकलित योगदान का हिस्सा लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर है। इसके अतिरिक्त जो शेष आपका 4.8 बिलियन है वो स्वैच्छिक योगदान है। यहां बात करते हैं जो प्रस्तावित सतत वित्त पोषण मॉडल है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल है, उसके बारे में। तो WHO के कार्यकारी समूह ने सतत वित्त पोषण पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें सदस्यों के अनिवार्य योगदान को वर्ष 2028 तक एजेंसी के मुख्य बजट के 50% तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्तमान में अनिवार्य योगदान का हिस्सा जो है 20% से भी कम है, इसे हमें 50% तक पहुंचाना है। प्रस्ताव पर विभिन्न देशों की क्या राय है? तो पहले देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार प्रस्तावित सुधार का विरोध कर रही है क्योंकि उसे चीन के खतरों सहित भविष्य के अन्य खतरों का सामना करने की WHO की क्षमता के बारे में संदेह है। इसके बजाय अमेरिका एक अलग कोष के गठन पर बल दे रहा है। यह कोष सीधे दानकर्ताओं द्वारा नियंत्रित होगा। यह कोष स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वित्त प्रदान करेगा। वहीं ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का क्या कहना है? तो WHO को धन जुटाने के अन्य तरीकों की खोज करने की आवश्यकता है, जैसे इसकी सेवाओं के लिए शुल्क लेना, लागत में कटौती करना या अपने कार्य संचालन को कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करना। अब आगे बढ़ने से पहले WHO के जो मुख्य कार्य हैं उनको भी एक बार समझ लेते हैं। तो स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करना और जहां साझा कार्रवाई की आवश्यकता हो वहां साझेदारी को बढ़ाना। वहीं दूसरा है अनुसंधान एजेंडा को आकार प्रदान करना, पीढ़ीगत अंतरण को प्रेरित करना तथा बहुमूल्य ज्ञान का प्रसार करना। तीसरा मानदंड एवं मानक तय करना तथा उनके कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना एवं समीक्षा करना। प्रमाणित एवं नैतिक अभिव्यक्ति आधारित नीतिगत विकल्पों को स्पष्ट रूप से रखना। वहीं अगला है तकनीकी सहायता प्रदान करना, बदलावों को प्रेरित करना तथा संधारणीय संस्थागत क्षमता का विकसित करना। अगला है स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी करना एवं स्वास्थ्य प्रवृत्तियों का आकलन करना। अब बात करते हैं सतत वित्त पोषण की आवश्यकता है क्यों? तो WHO के बजट का केवल 17% जो है वो स्थायी स्रोतों से वित्त पोषित होता है। इससे कई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। WHO के महानिदेशक ने निम्नलिखित कारणों से इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय को वित्त पोषित करने के तरीकों में एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पहला है सीमित वित्त पोषण की। देखिए WHO का वार्षिक परिचालन बजट कई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स की तुलना में बहुत कम है। यह लोक स्वास्थ्य और अनुसंधान की विभिन्न परियोजनाओं में बटा हुआ है। वहीं WHO सदस्य राज्यों से स्वैच्छिक योगदान और दान पर अत्यधिक निर्भर है। यह निर्भरता संगठन को वित्त पोषकों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश करती है। यह प्रवृत्ति प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने पर WHO को उसके सदस्यों की आलोचना करने की क्षमता को सीमित करती है। ये सीमाएं नौकरशाही संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप WHO की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है। जैसे आप देखें वर्तमान कोरोना महामारी के समय में चाइना पे जो है WHO के द्वारा बहुत कड़ा एक्शन नहीं लिया जा सका। क्यों? क्योंकि चाइना जो है इसके शीर्ष योगदानकर्ताओं में से है। ठीक है। दूसरा सतत वित्त पोषण का अभाव। स्वैच्छिक योगदान अक्सर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संचालित कार्यक्रमों के लिए होते हैं। ये योगदान प्रतिबंधात्मक शर्तों के साथ होते हैं। ये अक्सर अल्पकालिक प्रकृति के होते हैं। इससे कार्यक्रम के विभिन्न बजट खंडों में कहीं अल्प और कहीं अधिक वित्त पोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए गैर संचारी रोगों व आपात स्वास्थ्य स्थितियों के विरुद्ध तैयारी तथा डेटा एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों में वित्त की दीर्घकालिक कमी बनी हुई है। अगला है बदलते लोक स्वास्थ्य परिवेश के प्रति समय पर प्रतिक्रिया की।
तो देखिए, आपातकालीन तैयारी, गैर संचारी रोगों के विरुद्ध प्रतिक्रिया और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए सतत वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र अथवा मुद्दे परंपरागत रूप से स्वैच्छिक योगदानकर्ताओं को वित्त पोषण के लिए आकर्षित नहीं करते हैं। मानव संसाधन की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा अत्यंत सीमित और गैर अनुमानित है। इसका कारण यह है कि यह स्वैच्छिक स्वास्थ्य क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पेशेवरों को आकर्षित करने और उन्हें संगठन से जोड़े रखने की इसकी क्षमता को बाधित करती है। अगला है दानकर्ताओं पर निर्भरता। स्वैच्छिक योगदान के शीर्ष 5 दानकर्ता डब्ल्यूएचओ कार्यक्रम बजट के 30 से लेकर के 60% तक वित्त पोषण में हिस्सेदार बने हुए हैं। इन प्रमुख दानकर्ताओं में से किसी एक के योगदान देना बंद कर देने से धन की तत्काल और व्यापक कमी हो सकती है। इस कमी को सतत लचीले और अनुमानित वित्त पोषण की सीमित मात्रा के कारण आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोविड महामारी के दौरान अमेरिकी वित्त पोषण में 25% की गिरावट आई थी। वैश्विक स्वास्थ्य का नेतृत्व और समन्वय करने के लिए लंबी अवधि की योजना निर्माण को संभव बनाने तथा डब्ल्यूएचओ की कार्यक्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। अब यहाँ एक बार देख लेते हैं डब्ल्यूएचओ में शीर्ष योगदानकर्ता देश कौन से हैं वर्ष 2020 के लिए। तो सबसे अधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, फिर दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी है, पांचवें पे यूनाइटेड किंगडम है, छठे पे फ्रांस है, सातवें पे इटली है और आठवें पे ब्राज़ील है। इन 8 में भारत नहीं शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि निष्कर्ष क्या रूप में क्या कह सकते हैं। तो देखिए, कोविड-19 संकट ने रोगों की वैश्विक पहचान, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया और समन्वयक के रूप में भूमिकाओं के मूलभूत महत्व को प्रदर्शित किया है। सभी सदस्य देशों में इस भूमिका का निर्वहन केवल डब्ल्यूएचओ ही कर सकता है, लेकिन इस मिशन पर बेहतर परिणामों की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि स्वयं डब्ल्यूएचओ की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो। डब्ल्यूएचओ के लिए अधिक सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना हम सभी के लिए एक स्वास्थ्य और सुरक्षित विश्व हेतु निवेश करने जैसा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डब्ल्यूएचओ से संबंधित अन्य मौजूदा चुनौतियों की। तो पहला है परिभाषित कार्यों का अभाव। ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जो संक्रामक रोगों के संबंध में डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारियों, दायित्वों और शक्तियों का व्यापक रूप से वर्णन करता हो। संधियों, विनियमों आज जैसे दस्तावेजों का एक संग्रह डब्ल्यूएचओ की शक्तियों को स्पष्ट करता है। इसमें शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम, विश्व स्वास्थ्य सभा के संकल्प और परिचालनात्मक पद्धतियाँ आदि। दूसरा है अनुशंसात्मक कार्य शक्तियाँ। डब्ल्यूएचओ का प्राधिकार प्रकृति में अनुशंसात्मक है, केवल अनुशंसा कर सकता है। इससे जुड़े अभिसमय समझौते, लोक स्वास्थ्य प्रथाएं और अंतर्राष्ट्रीय नामकरण शामिल है। विश्व व्यापार संगठन जैसे निकायों के विपरीत डब्ल्यूएचओ में अपने सदस्यों को बाध्य या प्रतिबंधित करने की कोई क्षमता नहीं है, जिस प्रकार से डब्ल्यूटीओ कर सकता है। प्रकोप के दौरान, अर्थात कोई अगर प्रकोप आता तो प्रकोप के दौरान कार्य करने की क्षमता के बारे में, तो महामारी के दौरान संगठन की जिम्मेदारियों में चौकसी, निगरानी और मूल्यांकन के अलावा सदस्य राज्यों का मार्गदर्शन करना शामिल है। समन्वयक के रूप में इसके प्राधिकार और क्षमता अपर्याप्त हैं। यह केवल एक तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करता है। यह नियंत्रण के लिए नौकरशाही और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर है। इसमें एक प्राणघातक महामारी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निश्चित करने की क्षमता का भी अभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में विशेष चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले सेक्शन का 5वां टॉपिक यूक्रेन संकट के संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान में क्या है कि यूक्रेन पर जो है रशिया के द्वारा अटैक कर दिया गया, तो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है। तो ये उससे पहले की घटनाक्रम है जब युद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इसको हम लोग देखेंगे जब युद्ध नहीं हुआ था। तो सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि अभी हाल ही में, अर्थात उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी थी। साथ ही उसने दोनों देशों से पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषियों द्वारा किए जा रहे अलगाववादी संघर्ष को समाप्त करने के लिए निर्मित समझौतों पर सहमत होने का आग्रह भी किया था। ठीक है, तो अब ये तो पहले की बात है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान प्रदेश यही कि दोनों में युद्ध चल रहा है। ठीक है, अन्य संबंधित तथ्यों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती की। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार रूस ने एक आक्रामक अभियान की योजना बनाई है। इन गतिविधियों ने पश्चिमी देशों और यूक्रेन की सरकारों के बीच रूस के संभावित आक्रमण को लेकर आशंका उत्पन्न कर दी है। अब आशंका नहीं बल्कि युद्ध चल रहा है और कई दिन हो गए हैं इस युद्ध को। तो यहाँ पर हम लोग पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं कि ये स्थिति ऐसी आई क्यों। तो देखिए, वर्ष 2013 में यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय संघ
के साथ एक संबद्धता समझौते एसोसिएशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के विरुद्ध निर्णय लिया था कि हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इसके कारण यूक्रेन में यूरोप के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुआ, मतलब जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका विरोध हुआ। फरवरी 2014 में यूक्रेनी संसद ने यानुकोविच के विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। इसके बाद यानुकोविच ने कीव छोड़ दिया। कीव यूक्रेन की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद मार्च 2014 में रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में मजबूत रूसी निष्ठा वाले एक स्वायत्त प्रायद्वीप जिसका नाम है क्रीमिया, ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्रीमिया पर अधिकार कर लिया था। रूस ने अपने हितों और रूसी भाषी नागरिकों की रक्षा को इस कार्रवाई का मुख्य कारण बताया था। कुछ ही समय बाद यूक्रेन के डोनेस्टेक और यहीं पे आपका लुहांस्क क्षेत्र है, तो लुहांस्क क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सक्रिय रूस समर्थक अलगाववादियों ने कीव से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, अर्थात यूक्रेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस कारण इस क्षेत्र में महीनों तक संघर्ष चलता रहा। वर्तमान में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो सबसे पहले उसने जो है डोनेस्टेक और लुहांस्क क्षेत्रों को आज़ाद कराने के नाम पर ही अटैक किया था। इसके बाद यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। यूरोपीय संघ और यूक्रेन संबद्धता समझौता सितंबर 2017 में लागू हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर यूक्रेन की अवस्थिति को देख लेते हैं कि यूक्रेन की सीमा किससे किससे साझा होती है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है यूक्रेन का वो रशिया से सीमा साझा करता है। इसके बाद आपका बेलारूस है, बेलारूस इसके बाद इधर मैप में दिखाया नहीं गया है, यहीं पर आपका उसके आगे पोलैंड है, पोलैंड से, स्लोवाकिया से, हंगरी से, रोमानिया से, मोल्डोवा से, इनसे इनकी सीमा साझा होती है। और एक तरफ इसकी सीमा जो है आपकी देखेंगे तो ब्लैक सी से और इधर सी ऑफ एजोब से लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्रीमिया है। तो ब्लैक सी और एजोब सी इसको जोड़ने वाली जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ कर्च है, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पहले यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका नाम आगे आएगा। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, OSCE, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में 57 सदस्य देशों से मिलकर बना हुआ सुरक्षा संगठन। ध्यान रखिए कहाँ कहाँ के देश हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के 57 सदस्य देशों से मिलकर के बना है। यह शस्त्र नियंत्रण, अप्रसार, आतंकवाद विरोध, लोकतांत्रिकरण और मानवाधिकारों सहित सुरक्षा संबंधी चिंताओं जैसे व्यापक मुद्दों से संबंधित संगठन है। OSCE क्षमता निर्माण, नीतिगत सलाह, जागरूकता बढ़ाने और समर्थन के साथ संवाद स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है और प्रवासन को संबोधित करने में प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला है प्रवासन को विनियमित करना, तो इसके तहत सीमा प्रबंधन, यात्रा दस्तावेज सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय खतरों से निपटना जिसमें प्रवास मार्गों पर मानव तस्करी भी शामिल है इत्यादि का होना। कानूनी, दूसरा है कानूनी प्रवास को सुगम बनाना, श्रम, प्रवास, अभिशासन और अनुसंधान, डेटा संग्रह और सामंजस्य इत्यादि। तीसरा, लोगों और समुदायों का समर्थन करना, आवाजाही की स्वतंत्रता, सहिष्णुता और भेदभाव, गैर भेदभाव, एकीकरण, शरणार्थी, रेफरल इत्यादि। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो घटनाक्रम चल रही थी तो 2014 में पूर्वी यूक्रेन के लिए एक शांति योजना मिन्स्क प्रोटोकॉल 1 पर हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, मिन्स्क जो है आपका बेलारूस की राजधानी है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा इसके उल्लंघन के बाद समझौता शीघ्र ही समाप्त किया गया या हो गया था। इसके प्रावधानों में बंदियों को एक दूसरे को सौंपना, मानवीय सहायता की आपूर्ति और भारी हथियारों का परित्याग शामिल था। इसके बाद संघर्ष जारी रहा और वर्ष 2015 में रूस यूक्रेन OSCE, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर किए हैं, यूरोपीय सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूस समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं से जो है या नेताओं ने मिन्स्क में फरवरी 2015 में 13 सूत्री समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रूस, जिसे नॉर्मंडी 4 कहते हैं। तो नॉर्मंडी 4 के नेताओं ने मिन्स्क समझौतों, जिसे मिन्स्क 2 कहा गया, पहला वाला तो असफल हो गया था, के कार्यान्वयन के लिए युद्ध विराम और शांति उपायों पर सहमति व्यक्त की थी। समझौतों में संघर्ष विराम, भारी हथियारों का त्याग और संघर्ष के अधीन पूरे क्षेत्र में यूक्रेन की सरकार के पूर्ण नियंत्रण के प्रावधान शामिल थे। हालांकि राजनयिक और संतोषजनक समाधान तक पहुंचने में प्रयास असफल रहे। रूस का यह तर्क एक बड़ी रुकावट रहा है कि वह संघर्ष में पक्षकार नहीं है और इसलिए उसकी शर्तों से बाध्य नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2014 से पूर्वी यूक्रेन में जारी संघर्ष के कारण 3000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। अब वर्तमान संकट से जुड़े हुए घटनाक्रम को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 2008 में क्या होता है, वो यूक्रेन में नाटो के साथ संबंधों की शुरुआत की, यूक्रेन ने नाटो के साथ संबंधों की शुरुआत की, जिस पर रूस ने चिंता व्यक्त की। 2013 में क्या होता है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जिनका नाम क्या था, विक्टर यानुकोविच, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के साथ बातचीत को निलंबित कर दिया और रूस के साथ संबंधों को फिर से पुष्टि की। इससे बड़े पैमाने पर उनका विरोध हुआ। 2014 में जनमत संग्रह के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। फिर 2017 में क्या होता है, यूक्रेन और यूरोपीय संघ ने बाजारों को खोलने तथा वीजा मुक्त यात्रा के समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2018 में रूस ने किर्च जलसंधि, स्ट्रेच ऑफ कर्च, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ब्लैक सी और एजोब सी को जो जोड़ता है, तो रूस ने किर्च जलसंधि पर पुल बनाने की शुरुआत की। इससे यूक्रेन के जलमार्ग अवरुद्ध हो गए। वहीं 2021 में रूस ने यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने की मांग की। वहीं 2022 में क्या होता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अधिकारियों की जेनेवा में औपचारिक बैठक हुई, किंतु मुद्दे का समाधान नहीं निकला। यूक्रेन संघर्ष के बढ़ने से जो चिंता का विषय है, जो चिंता है उसकी यदि बात करें तो पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों का बिगड़ना। देखिए यूक्रेन में संघर्ष से अमेरिका रूस संबंधों के और अधिक बिगड़ने की संभावना है। इससे रूस के यूक्रेन में या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का खतरा भी बढ़ गया है। दूसरा, नाटो का ध्यान फिर से यूरोप की ओर खींचना। संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो चीन द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौती की ओर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु यूक्रेन में बढ़ते संकट ने इन प्रयासों को प्रभावित किया और नाटो का ध्यान यूरोप और उत्तरी अमेरिका की रक्षा करने की उसकी पारंपरिक भूमिका की ओर वापस आकर्षित किया है। प्रतिबंधों को लागू किया जाना। देखिए क्रीमिया पर अधिकार के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए थे 2014 में। वे अब और भी कठोर नए प्रतिबंध लगा दिए ही गए हैं, जैसे कि जर्मनी के लिए नवनिर्मित नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के माध्यम से रूसी गैस आपूर्ति को रोकना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जर्मनी ने अभी इस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 उन 2 पाइपलाइनों में से एक है जिन्हें रूस ने अपने पारंपरिक भूमि आधारित पाइपलाइन नेटवर्क के अलावा बाल्टिक सागर के जल के नीचे बिछाया है। यह पाइपलाइन यूक्रेन सहित पूर्वी यूरोप से होकर गुजरती है। ऊर्जा संकट की बात करें, किसी भी ऐसे संघर्ष में यूरोप के लिए यह चिंता उत्पन्न हो जाती है कि रूस गैस और तेल की आपूर्ति बंद कर देगा। इससे यूरोप में ऊर्जा की कीमतें अत्यधिक बढ़ जाएंगी। वैश्विक शांति की बात करें तो संघर्ष ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ रूस के संबंधों में तनाव को बढ़ा दिया है। इसने आतंकवाद, हथियार नियंत्रण और सीरिया में राजनीतिक समाधान सहित अन्य मुद्दों पर सहयोग की संभावना को कमजोर कर दिया है। अब यहाँ बात करते हैं यूक्रेन में रूस की रुचि के कारण क्या है, वो क्यों यहाँ पे रुचि लेता है। तो पहला, यूक्रेन को नाटो का समर्थन। रूस, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल करने तथा इसे रूसी नियंत्रण से बाहर रखने के प्रयासों से क्रोधित है। रूस जो है, यूक्रेन रूस और नाटो के बीच एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करता है। हथियार, प्रशिक्षण और सैन्य बलों के दृष्टिकोण से यूक्रेन के लिए नाटो के बढ़ते समर्थन को रूस अपनी सुरक्षा के समक्ष एक खतरे के रूप में देखता है। अक्टूबर 2018 में अमेरिका और 7 अन्य नाटो देशों के साथ यूक्रेन व्यापक वायुसेना अभ्यास की एक श्रृंखला में शामिल हुआ था। यह अभ्यास पश्चिमी यूक्रेन में आयोजित किया गया था। रूस ने यूक्रेन पर यह आरोप भी लगाया है कि यूक्रेन डोनबास क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने के प्रयास में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने इस आरोप से इनकार कर दिया था। ऐतिहासिक संबंध की बात करें तो रूस के यूक्रेन के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। कई मायनों में यूक्रेन जो है विश्व में रूस की पहचान और उसके लिए फोकस का केंद्र है। रूसी डायस्पोरा की बात करें तो यूक्रेन के अधिकतर दक्षिणी और पूर्वी भाग में रहने वाले निर्जातीय रूसियों का कल्याण रूस की प्रमुख चिंताओं में से एक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी संख्या लगभग 8 मिलियन है। रूस ने यूक्रेन में अपनी कार्रवाई के माध्यम से इन लोगों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है। वहीं अगला पॉइंट है महाशक्ति की छवि। तो देखिए, सोवियत संघ के पतन के बाद कई रूसी राजनेताओं का मानना है कि यूक्रेन के साथ संबंध विच्छेद एक ऐतिहासिक गलती है। साथ ही यह रूस के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के समक्ष एक खतरा भी है। यूक्रेन पर स्थायी नियंत्रण खोने और इसके पश्चिमी देशों की ओर झुकाव को रूस की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं यूक्रेन संकट से भारत को क्या चिंता है।
तो पहला, रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखना। देखिए, भारत के रूस और अमेरिका दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। इनमें से किसी एक देश का पक्ष लेना दूसरे देश के साथ भारत के संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। हालांकि भारत ने पूर्वी यूरोप में जारी इस संघर्ष में अपनी तटस्थता बनाए रखी है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर प्रक्रियागत मतदान से स्वयं को दूर रखा है। देखिए, यूक्रेन संकट पर प्रतिद्वंदी महाशक्तियों में किसी का भी स्पष्ट रूप से पक्ष नहीं लेने का भारत का यह रुख इसकी सर्वोत्कृष्ट रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। S-400 की आपूर्ति और अमेरिका से प्राप्त छूट। वर्तमान यूक्रेन संकट ठीक उसी समय उभरा जब भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल प्रणाली खरीद की जा रही है। भारत इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट की उम्मीद करता है। मौजूदा संघर्ष भारत के लिए मिसाइल प्रणाली की प्राप्ति और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से छूट की संभावनाओं दोनों को कठिन बना देगा। रूस और चीन के बेहतर होते संबंध। देखिए, वर्तमान संकट मॉस्को को चीन जैसे मित्रों पर और अधिक निर्भर बना देगा। यह एक ऐसे क्षेत्रीय समूह का निर्माण करेगा जिसका हिस्सा भारत नहीं होगा। रूस पहले से ही हिंद महासागर, हिंद प्रशांत अवधारणा और क्वाड का विरोध कर रहा है। वह इन्हें शीत युद्ध काल की गुटबाजी राजनीति के पुनरुत्थान के रूप में देखता है। रूस इन्हें अपने एशिया प्रशांत हितों के विरुद्ध मानता है। यूक्रेन से जुड़ा कोई भी संघर्ष और परिणामस्वरूप रूस एवं पश्चिम के संबंधों का टूटना भारत को अमेरिका के करीब रखने वाली इन अवधारणाओं और मंचों के प्रति रूसी विरोध को मजबूत करेगा। रूस में भारत के निवेश की बात करें तो रूस के ऊर्जा क्षेत्र में और सामान्य तौर पर इसके सुदूर पूर्व के विकास में भारत की कुछ योजनाएं अस्तित्व में हैं। ये योजनाएं जटिल अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने की निजी क्षेत्र की अनिच्छा के कारण बाधित हो जाएंगी। नए प्रतिबंध रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से बाहर कर नहीं सकते बल्कि इसे स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया गया है। निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, कई विश्लेषकों के अनुसार मौजूदा संघर्ष ने वैश्विक सुरक्षा परिवेश में एक स्पष्ट बदलाव की ओर संकेत दिया है। यह अमेरिकी प्रभुत्व के एक ध्रुवीय युग से महान शक्तियों के बीच नए सिरे से प्रतिस्पर्धा द्वारा परिभाषित युग को दर्शा रहा है। हालांकि वर्ष 2015 के मिन्स्क II समझौते के रूप में संघर्ष का एक तत्काल समाधान उपलब्ध है। यह अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के तहत यूक्रेन के भीतर एक विषयनीकृत डोनबास क्षेत्र की स्वायत्तता का प्रावधान करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था के जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर मैगजीन को देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत जो इसका लास्ट टॉपिक संक्षिप्त सुर्खियां हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, पाकिस्तान ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 जारी की है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए। इस नीति का उद्देश्य उभरते वैश्विक रुझानों में पाकिस्तान को सह स्थापित करना है, साथ ही पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा के विजन एवं हितों को स्पष्ट करना। ध्यान रखने वाली बात है कि पहली बार इन्होंने जारी किया है। यह नीति आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य घटक बनाती है। आर्थिक सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य घटक बनाती है। इसके अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण करेगी। इन संसाधनों को सैन्य एवं मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे वितरित किया जाएगा। अब जो मुद्दे हैं जिसको पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में इंगित किया गया है और उस पर भारत के पक्ष क्या है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित। इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है पाकिस्तान के कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का भारत का निर्णय अवैध एवं एक तरफा था। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और दमन हेतु भारतीय सुरक्षा बल जिम्मेदार थे। भारत का अपना पक्ष क्या है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में रहने वाले लोगों का कल्याण भारत की अखंडता में ही निहित है। भारत ने यह भी कहा कि उचित समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। वहीं सीमा से संबंधित विषय पर तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कहा गया है कि एक स्थायी सीमा विवाद समाधान हेतु विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ये विवाद मुख्य रूप से नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री पर सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न कर रहे हैं। इन सीमाओं पर भारत संघर्ष विराम समझौतों का उल्लंघन कर रहा है। इससे नागरिकों का जीवन खतरे में आ गया था। क्षेत्रीय स्थिरता भी प्रभावित हो रही है। इस पर भारत का क्या पक्ष है? भारत का पक्ष है कि भारत नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम संबंधी सभी समझौतों का पालन कर रहा है। भारत सीमाओं पर परस्पर लाभकारी और स्थायी शांति की प्राप्ति के हित में इन समझौतों पर सहमत हुआ है। अगला है व्यापार संबंधित। तो देखिए, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, इसमें क्या कहा गया, यह भारत और अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने पर लक्षित है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद बाधित हो गए थे। वहीं
भारत का जो पक्ष है, भारत पाकिस्तान सहित सभी देशों के साथ व्यापारिक ही नहीं बल्कि सामान्य संबंधों की भी इच्छा रखता है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों व कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। देखिए, दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और केंद्रों के विरुद्ध हमलों के निषेध पर एक समझौता किया है। इस समझौते पर वर्ष 1988 में, ध्यान रखिए कब हस्ताक्षर हुए थे, 1988 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 1991 में 1991 में इसकी पुष्टि की गई थी। इस समझौते के अनुसार परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया जाता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु केंद्रों के बारे में सूचित करना होता है। कैदियों की सूची में नागरिक रक्षाकर्मी और मछुआरे शामिल होते हैं। वर्ष 2008 में हस्ताक्षरित काउंसलर एक्सेस पर समझौते के तहत इस सूची का आदान प्रदान किया जाता है। इसके तहत दोनों देशों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की व्यापक सूचियों को आपस में साझा करना होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक भारत मध्य एशिया, इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत ने डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, शिखर सम्मेलन के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं उसकी बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया, जो 5 मध्य एशियाई देश हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है, किर्गिस्तान गणराज्य जिसकी राजधानी बिश्केक है और तजाकिस्तान जिसकी राजधानी दुशानबे है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है। तो इन देशों के राष्ट्रपतियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा, अरल सी कई बार पूछा जाता है, तो अरल सी ये है आपका कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में विस्तारित है। देखिए, शिखर सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्षों में आयोजित करने पर सहमति प्रकट की गई है। इस हेतु एक संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यह पहला शिखर सम्मेलन था आभासी और हर 2 वर्ष पर इसको आयोजित किया जाएगा। नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि भारत मध्य एशिया सचिवालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो नई दिल्ली में। व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा एवं सुरक्षा तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में आगे सहयोग किया जाएगा। यह सहयोग निम्नलिखित के माध्यम से किया जाएगा। कौन कौन से? पहला है बौद्ध धर्म से जुड़ी प्रदर्शनियों का प्रदर्शन। दूसरा है आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास के माध्यम से। अफगानिस्तान के मुद्दे और चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन में चीन एक विकासशील देश है। एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना अ डेवलपिंग कंट्री, इस पर एक विवाद है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश के रूप में चीन का दर्जा एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। इसका कारण यह है कि चीन WTO के मानदंडों के अनुरूप विकासशील देशों के लिए आरक्षित लाभ प्राप्त कर रहा है। चीन एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इसके अतिरिक्त चीन पर यह आरोप है कि वह अनुचित व्यापार प्रथाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए अपने देश के उद्यमों के साथ अधिमानी व्यवहार और डेटा प्रतिबंध इत्यादि के रूप में ये करता है। इसलिए कई देशों ने चीन से आग्रह किया है कि वह या तो विकासशील देशों के लिए उपलब्ध लाभों की मांग न करे या स्वयं को विकासशील देश की श्रेणी में न रखे। विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश की यदि बात करें तो देखिए, WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया। यह फैक्ट याद रखिएगा, कहीं पूछा जा सकता है कि WTO ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया है। सदस्य देश स्वयं घोषणा करते हैं कि वह विकसित देश हैं या अथवा विकासशील देश हैं। हालांकि यदि कोई सदस्य विकासशील देशों के लिए उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करने का निर्णय करता है तो अन्य सदस्य देश इस पर आपत्ति कर सकते हैं। इसी के तहत चाइना पर आपत्ति की गई है। विकासशील देश के रूप में दावा करने के लाभ क्या हैं? देखिए, इसके कई सारे लाभ हैं। विकासशील देशों को विशेष और विभेदक व्यवहार, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रावधानों के माध्यम से विशेष अधिकार प्राप्त हैं। WTO के समझौते विकासशील देशों के लिए अधिक उदार लक्ष्य निर्धारित करते हैं। साथ ही कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अधिक समय दिया जाता है। यह अन्य देशों को अधिमानी व्यवहार करने की अनुमति देता है, जैसे कि वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP क्या होता है, अर्थात वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली क्या होती है? यह एक गैर पारस्परिक अधिमानी शुल्क प्रणाली है। यह WTO के सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र सिद्धांत, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से छूट प्रदान करती है। विश्व व्यापार संगठन में अल्प विकसित देश की बात करें, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किए गए वर्गीकरण, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर वर्गीकरण के माध्यम से अल्प विकसित देश को मान्यता देता है। इन मानदंडों की प्रत्येक 3 वर्षों में समीक्षा की जाती है। यह जो अल्प विकसित देश का निर्धारण है वर्तमान में 3 मानदंडों पर निर्धारित है। ध्यान रखिए, 3 आधारित है। कौन से 3 मानदंड है? पहला है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय,
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीडीपी नहीं है, ये जीएनआई है। मानव परिसंपत्ति, और तीसरा है बाहरी आघातों के प्रति आर्थिक सुभेद्यता की। हाल ही में बांग्लादेश को अल्प विकसित देश का दर्जा दिए जाने पर भी चिंता प्रकट की गई है। हालांकि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में बांग्लादेश जो है वो भारत से आगे निकल चुका है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया है। तो देखिए, एक संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने भविष्य में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु युद्ध को टालने का संकल्प लिया है। इस जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इन देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अप्रसार, निरस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण समझौतों एवं प्रतिबद्धताओं के संरक्षण अनुपालन के महत्व पर भी बल दिया है। यह संयुक्त वक्तव्य परमाणु हथियार अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी के 5 वर्षीय समीक्षा सम्मेलन, जिसे अब स्थगित कर दिया गया है, से पहले आया है। एनपीटी को वर्ष 1970 में लागू किया गया था, ये सन याद रखिएगा। एनपीटी परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1970 में लागू हुई थी। इसमें क्या उद्देश्य है? पहला है परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को बाधित करना। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया एनपीटी का हिस्सा नहीं है। अगला है परमाणु, इसी में परमाणु प्रसार को बाधित करने और परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु जो अन्य बहुपक्षीय संधियां हैं, यदि उनकी बात करें तो इसमें है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी, वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं दूसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी, सभी परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगला है परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टीपीएनडब्ल्यू में किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत इस टीपीएनडब्ल्यू परमाणु हथियार निषेध संधि का हिस्सा नहीं है। आगे बात करते हैं आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय, काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के बारे में, सीटीईडी। भारत ने इस सीटीईडी अर्थात आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के अधिदेश को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता करेगा। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। सीटीसी की बात करें आतंकवाद रोधी समिति की, तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत आतंकवाद का सामना करने के लिए बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में सीटीसी की भूमिका को और आगे बढ़ाने हेतु बेहतर प्रयास करेगा। भारत यह भी सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी बनी रहे। सीटीईडी आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय की स्थापना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1535 के माध्यम से वर्ष 2004 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2004 में की गई थी। यह आतंकवाद रोधी समिति अर्थात काउंटर टेररिज्म कमेटी का समर्थन करने वाला एक विशेषज्ञ निकाय है। सीटीईडी अर्थात आतंकवाद विरोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय जो है, ये सदस्य देशों के आतंकवाद विरोधी प्रयासों का आकलन करने के लिए आतंकवाद विरोधी समिति की ओर से सदस्य देशों का दौरा करता है। इस आकलन में की गई प्रगति, शेष कमी, तकनीकी सहायता, आवश्यकता संबंधी प्राथमिकता वाले क्षेत्र आदि शामिल हैं। सीटीसी की बात करें अर्थात काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 1373 वर्ष 2001 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 द्वारा की गई थी। तो सीटीईडी की स्थापना 2004 में होती है और सीटीसी की स्थापना 2001 में। यह प्रस्ताव घरेलू, अपने संबद्ध क्षेत्रों और विश्व भर में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यूएनएससी के सभी सदस्य देशों के कानूनी एवं संस्थागत क्षमता को बढ़ाने वाले उपायों को लागू करने से संबंधित था। इसकी स्थापना 9/11 के आतंकवादी हमले के पश्चात की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अपनी सीमाओं और क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की क्षमता को बढ़ाना है। आगे बात करते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीएसटीओ के बारे में। तो कजाकिस्तान में बढ़ती अशांति के बीच व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए सीएसटीओ सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के हजारों सैनिक कजाकिस्तान पहुंचे। सीएसटीओ की बात करें तो यह रूस के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है। यह किसी भी सदस्य पर हुए बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है।
CSTO की उत्पत्ति वर्ष 1992 में 1992 में एक सामूहिक सुरक्षा संधि से हुई थी। इस संधि पर रूस और कुछ मध्य एशियाई देशों ने हस्ताक्षर किए थे। CSTO उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो की तरह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। वर्तमान सदस्य की बात करें तो अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान। अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, रूस और तजाकिस्तान, कुल 6 देश हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें यूक्रेन शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं तालिबान और अफगान सिविल सोसाइटी ने ओस्लो वार्ता आरंभ की है। इन वार्ता को नॉर्वे, ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है, तो नॉर्वे सुविधाजनक बना रहा है। यह वार्ता अफगानिस्तान में मानवाधिकारों और मानवीय संकट पर केंद्रित है। अगस्त 2021 में 20 वर्ष बाद तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से अफगानिस्तान में मानवीय दशा काफ़ी खराब हो गई है। शेरपा क्या होता है? देखिए, वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक आभासी रूप से आयोजित की गई। शेरपा होता क्या? एक शेरपा एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे कि G8, G20 आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है। यह शब्द नेपाली शेरपा लोगों से लिया गया है। ये जो नेपाली शेरपा होते हैं ये हिमालय में पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो जो शेरपा है ये एजेंडे का समन्वय करते हैं तथा आम सहमत बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने नेताओं का पक्ष रखते हुए चर्चा में मदद करने के लिए शिखर सम्मेलन पूर्व परामर्शों में भाग लेते हैं। प्रति सदस्य देश के लिए प्रत्येक शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है, ठीक है, एक से अधिक नहीं। अगला है हेनले पासपोर्ट सूचकांक के बारे में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, तो देखिए यह सूचकांक विभिन्न देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है जहां उनके धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक लंदन स्थित हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह नागरिकता और निवास संबंधी मामलों की विश्व स्तरीय सलाहकार फर्म है। देखिए, भारत की पासपोर्ट शक्ति में वर्ष 2021 की तुलना में इस तिमाही में सुधार हुआ है। देखिए 2021 में 90वें स्थान पर था और अभी वर्तमान में भारत 83वें स्थान पर 7 अंकों का सुधार हुआ है। और इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? जापान और सिंगापुर जो हैं ये संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।